गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडु लर्निंग। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा, सॉरी चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। अभी तक हम क्या पढ़े थे? हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ओके, सेल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था बहुत सारे हमने सेल में हिस्ट्री पढ़ी थी, टोटल उसके ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, तो जब मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कहा था कि सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी एक सेल से दूसरी सेल बनी है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एक सेल का डिवीजन दूसरी सेल के अंदर कैसे होता है। ओके तो अगर हम सेल साइकिल के बारे में देखें तो आप देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टू इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। फर्स्ट इज द ग्रोथ एंड सेकंड इज द रिप्रोडक्शन। ओके, जो कि क्या करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करता है? कॉन्टिन्यूटी को बना के रखता है। ओके वही दे रखा है ऑल दिस प्रोसेस जिसमें सेल का डिवीजन होता है, सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये सारे फेसेस किसके अंदर आते हैं? सेल साइकिल के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम सेल डिवीजन के बारे में देखें तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सेल को डिवाइडेशन देखें, सेल डिवीजन देखें तो सेल डिवाइडेड अकर इन द टू मेथड। फर्स्ट इज द माइटोसिस एंड सेकंड इज द मियोसिस। माइटोसिस किसमें होती है? जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उनमें, जैसे प्लांट है, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, लीफ हो गया, और मेनली क्या बोलते हैं, जो मियोसिस होता है, मियोसिस कहाँ पे होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की बात करें तो वो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होता है, और वहीं पे अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। ओके, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइटोसिस कौन से फेस में होता है और मियोसिस कौन से फेस में होता है। तो मियोसिस तो रिप्रोडक्टिव फेस में होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का फ्लावर बने क्या बोलते हैं, बात करें प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? एंडोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, स्टेमिन या कार्पल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सेल साइकिल पर आते हैं कि सेल साइकिल मतलब कैसे डिवाइड करती है। कोई भी सेल होती है, अगर ह्यूमन सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसका जो डिवीजन होता है वो 24 आवर्स में होता है एक बार। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लेते हैं, ईस्ट जो होती है वो 90 मिनट के अंदर डिवीजन करती है, यानी 90 मिनट्स के अंदर क्या होते हैं? ईस्ट सेल का डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही इजी होता है, इतना क्रिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर भी बहुत जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका बहुत ही क्या बोलते हैं? क्रिटिकल होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उसको डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? सेल साइकिल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे सेल डिवाइड करती है दो डॉटर सेल्स में, कैसे सेल ग्रोथ करती है और कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे फेसेस में हम क्या पढ़ते हैं? सेल साइकिल पढ़ते हैं। ओके, अगर सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द इंटरफेस एंड सेकंड इज द डिवीजन फेस और माइटोटिक फेस। माइटोटिक में फेस मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है? वेजिटेटिव फेस में होता है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस ज्यादातर क्या बोलते हैं? सबसे एक्टिव फेस होती है सेल साइकिल की, और सबसे बड़ी फेस कौन सी होती है? इंटरफेस ही होती है। ओके, इन दिस फेज सेल ग्रोज इन साइज। कोई भी सेल होगी वो बढ़ेगी और प्रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करेगी कि वो नेक्स्ट डिवीजन में अब जा सके। ओके, अगर हम इंटरफेस की डिवाइड करें तो इंटरफेस को क्या बोलते हैं? इंटरफेस को हम मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके, पहला है G1 फेस, दूसरा है S फेस, तीसरा है G2 फेस। हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है कि ये एक साइकिल है। कैसे? G1 फेस है, फिर S फेस आ रहा है, फिर G2 फेस आ रहा है, फिर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? M फेस है, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है, प्रो फेस, मेटा फेस, एना फेस और टीलो फेस। थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन एक बार आप समझोगे, आप ये सोचो एक साइकिल है, ठीक है, उस साइकिल के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट G1 फेस, ठीक है, जहां पे सेल डिवाइड होगी, सेल सबसे ज्यादा बढ़ेगी, सेल ग्रो करेगी। एस फेज के अंदर क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की कॉपी बनेगी। मैंने आपको क्या बताया
किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम कैसे उसको पहचानते हैं, उसके डीएनए से ही पहचानते हैं, ठीक है। डीएनए चेंज होता है जैसे, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में अंदर होता है, इंटरफेस के एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बहुत बार जेट में क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बाद क्या होता है, G2 फेज होता है, लास्ट फेज होता है, जहां पे सेल अपने आप को नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर करती है। और ये 4 फेज में फिर G2 फेज के बाद M फेज आ जाता है फाइनली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पे साफ नहीं लिखा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आते हैं इंटरफेज पर। मैंने आपको क्या बताया, इंटरफेस के अंदर क्या होगा, सेल ग्रो इनसाइड, यानी सेल बढ़ेगी और अपने आप को प्रिपेयर करेगी नेक्स्ट डिवीजन के लिए, ओके। G1 फेज के अंदर देखिए तो सेल कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी, कोई भी सेल है ग्रो कर रही है, सबसे एक्टिव फेज होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल सबसे ज्यादा ग्रोथ करती है, ओके। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो एस फेज है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ऐसे ही नहीं, कैसे हम डीएनए का, अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने देखा था उसका क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से देखा ना। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो कैसे ये कॉइलिंग खुलती है, तो इस कॉइलिंग को खोलने के लिए, इस स्ट्रक्चर को खोलने के लिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस स्ट्रक्चर को खोलने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके लिए प्रिपेरेशन कहाँ होती है, हम कोई भी एग्जाम के लिए जाते हैं, प्रिपेयर होके जाते हैं, फर्स्ट दिन हमें प्रिपरेटरी लीव मिलती है, ठीक है। तो वहीं पे ये एक तरह से डीएनए जो रेप्लिकेशन नेक्स्ट फेज में हो रहा है एस फेज के अंदर, तो G1 फेज के अंदर वो प्रोटीन्स और वो एंजाइम्स रेडी हो रहे हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, रट्टा नहीं मारना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। हम समझेंगे G1 फेज के अंदर क्या हो रहा है, जो सेल है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है और सबसे एक्टिव फेज है, क्योंकि 95% जो सेल का डिवीजन है वो यहीं पे हो जाता है, जो सेल का साइज है वो यहीं पे 95% हो जाता है। और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनिशिएशन का मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि नेक्स्ट फेज के लिए, नेक्स्ट फेज कौन सा है, G1 फेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा है, एस फेज। तो ये प्रिपेयर होंगे प्रोटीन्स और एंजाइम्स, फिर ये नेक्स्ट फेज में जाएगी सेल, एस फेज के अंदर 24 आवर्स लग रहे हैं इसको, ठीक है। तो एस फेज में फाइनली क्या हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने प्रिपरेशन की थी और नेक्स्ट दिन इनका एग्जाम हो गया, तो फाइनली डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे हो जाता है। बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज के अंदर होता है, एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ओके। वहीं पे नेक्स्ट फेज की बात करें, G2 फेज। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हर फेज के अंदर ये है कि वो अगले फेज की तरफ जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ओके। तो G2 फेज के बाद सेल किस में जाएगी, M फेज में जाएगी। तो G2 फेज में वो क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी M फेज के लिए, जो एक्चुअल डिवीजन जहाँ पे सेल का होता है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ M फेज और डिवीजन, G2 फेज के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, ये प्रिपेयर होंगे यहाँ पर, और सेल अब फाइनली नेक्स्ट फेज में जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन फेज। अभी तक इंटरफेज के अंदर केवल सेल ग्रो करी है और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, अभी तक सेल का डिवीजन नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट फेज कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट फेज हम पढ़ेंगे डिवीजन फेज। कौन सा फेज पढ़ेंगे, डिवीजन फेज पढ़ेंगे, लास्ट ओनली फॉर 24 आवर्स। मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन सेल कैसी होती है, ह्यूमन की सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, तो 24 आवर्स के अंदर वो डिवाइड करती है। वहीं पे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी बहुत इजी होती है, तो इसीलिए, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम एग्जाम्पल है ईस्ट का या कोई भी सेल का, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, 90 क्या बोलते हैं, 90 मिनट्स के अंदर डिवीजन होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, एम फेज। एम फेज से मतलब क्या है, माइटोटिक फेज, हिंदी में क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन, ठीक है। एक चीज और, माइटोसिस फेज में क्या होता है, जैसे डीएनए कैसा है, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा रही हूं, जैसे एम फेज के अंदर क्या होगा, अगर हम माइटोसिस की बात करें या एम फेज की बात करें, तो यहाँ पे जो है ना डीएनए है, जो डीएनए कांटेक्ट है, सपोज करो 2N है,
2n से क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, क्या डीएनए का कंटेंट। लेकिन हम वहीं पे बात करें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। 2n है तो वो 2n ही रहेंगे। n इज द नंबर ऑफ सेल्स। तो 2n से 4n यानी डबल हो जाएगा डीएनए का कंटेंट, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे यहाँ पर सेम रहेंगे। आ गया समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया, माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो कोई भी एक सेल है, इसके अंदर डिवीजन हो रहा है, ये किस में डिवाइड हो रही है, 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है। फिर ये सेल होगी, ये वापस 2 सेल के अंदर डिवाइड होगी, फिर ये जो सेल होगी ये भी वापस 2 सेल के अंदर डिवाइड होगी, फिर ये 1 2 के अंदर होगी, फिर ये वापस 2 के अंदर होगी। इस तरह से मिलियंस ऑफ कॉपी सेल की बनती है। कैसे हमने, जैसे रुडोल्फ वर्चो ने कैसे सेल की डिस्कवरी हुई होगी, केवल एक सेल से मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं सेल्स बन जाती है। एक सेल हुई, इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल के लिए सपोज करो पेरेंट सेल है और ये क्या है डॉटर सेल। तो कैसे हुई, एक सेल है 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गई, फिर ये भी वापस डिवाइड करेगी 2 सेल्स के अंदर, फिर ये वापस इस तरह से ये डिवाइड, तो मिलियंस ऑफ कॉपीज क्या बोलते हैं सेल का डिवीजन होता है। आया समझ में, इस तरह से सेल डिवीजन होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये डिवीजन होता कैसे। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से होती है। एक चीज और, जब माइटोसिस होता है तो 2 मेन फेसेस होते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। और वहीं पे हम साइटोकाइनेसिस की बात करें, सेकंड कौन सा होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है। ओके, कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। वहीं पे हम साइटोकाइनेसिस के अंदर करें तो साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म का यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, तो केंद्रक का विभाजन। आपकी बुक में दे रखा है कि माइटोसिस फेज में 2 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, एक तो केंद्रक का विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। यानी कैरियोकाइनेसिस विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, उसका डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन होगा। वहीं पे साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तो सेल के पास लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है, तो उसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए एक सेल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आते हैं हमारे टॉपिक पर, डिवीजन फेज लास्ट ओनली फॉर 20 आवर्स इन ह्यूमन सेल। ध्यान रखना, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ईस्ट के अंदर 90 मिनट्स के अंदर डिवीजन होता है। एक्चुअल एम फेज स्टार्ट विद द, क्या होता है एम फेज में, न्यूक्लियर का डिवीजन। क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस देंगे। सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे वो सेपरेशन होगा उनका, क्योंकि क्रोमोसोम्स हम पढ़ेंगे 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैसे जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस फॉर्म के अंदर होंगे। एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, कैरियो यानी न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी डिवीजन। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस से, और खत्म कहां हो रहा है, साइटोकाइनेसिस से। आया समझ में। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। देखिए माइटोसिस हम पढ़ेंगे, माइटोसिस के अंदर 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये हम खत्म हो जाएगा कल हमारा। फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे। किसमें बताया, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। तो मियोसिस मेनली 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट होगी वो भी डिवाइड होगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। और जो मियोसिस सेकंड होगी वो भी 4 पार्ट में डिवाइड होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एक चीज और, ये जो 4 फेज है याद कर लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये इसी सीक्वेंस में आती है, इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। प्रोफेज यानी क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा,
मेटाफेज में अंदर क्या होते हैं, हम सेल्स को इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं। और जब हम सेल की कभी इनकी स्लाइड्स देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो मेटाफेज की ही हमें सबसे अच्छी दिखती है। फिर होता है टीलोफेज और एनाफेज और टीलोफेज में फाइनली जो सेल होती है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। कल इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कैसे ये 4 पार्ट्स के अंदर सेल डिवाइड हो रही है। ओके, आज हमने क्या पढ़ा, सेल्स डिवीजन पढ़ा। सेल डिवीजन मैंने आपको बताया 2 फेज में होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस किस में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में होता है। मियोसिस किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल साइकिल में मैंने आपको बताया 4 फेजेस होती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1 फेज अगर हम बात करें, इंटरफेस और माइटोसिस 2 डिवीजन होते हैं सेल साइकिल के। इंटरफेस 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ओके, एक फेज और होती है G0 फेज, जब कोई भी सेल जैसे हमारी हर्ट सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती है या सेल कभी इंजरी हो जाती है तो वो G0 फेज में जनरली चल जाती है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।